बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और डिट मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त तौर पर पहुँच सके। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने पाकिस्तान मूवमेंट की एक प्रॉपर सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी जो कि मैंने 1857 टू 1947 तक एक सीक्वेंस से लेके चला। उसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर लेक्चर डाले 1947 टू 1956 कंटिन्यूसली लेके चले। उसके बाद मैंने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको करवा दिया, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन के स्लैंड फीचर्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब ये मेरा एक प्लान ये है कि मैंने जो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं वो उनके इराज को भी स्पेशली डिस्कस करना है। तो हमने ये देखा था कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ एक ऐसा एक आप कह सकते हैं कि इशू बन के सामने आ रहा था जो कि नाकाबिले हल होता हुआ दिखाई दे रहा था कि इसको कोई ना कोई सलूशन ही इसका नहीं मिल रहा था। आखिरकार 1971 के अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक सानिया होता है, फॉल ऑफ ढाका हो जाता है 16 दिसंबर 1971 को। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान टू विंग्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान यानी कि आप हमारा जो प्रेजेंट पाकिस्तान है इसके अंदर जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इनकी गवर्नमेंट आ जाती है, याहिया खान इक़्तिदार इनके हवाले कर देते हैं और इस तरीके से प्रॉपरली जो होते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हमारे वेस्ट पाकिस्तान के अंदर बन जाते हैं और ईस्ट पाकिस्तान जो होता है वो बांग्लादेश के नाम से एक अलग आप कह सकते हैं कि कंट्री बनकर सामने आता है। वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट आ जाती है। अब जब 1971 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट आती है तो अवाम के अंदर आप यूँ कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा मायूसी की सी कैफियत या सूरत हाल पैदा हो चुकी होती है, क्योंकि ये देख लें कि पाकिस्तान 1947 के अंदर बना था और तकरीबन 23 साल हो चुके थे और प्रॉपरली हमारे पास 23-24 साल हो गए प्रॉपरली ना कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कोई हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर कामयाब हो सके ना कि जो कि एक काबिल कबूल होता, सबके लिए एक्सेप्टेबल होता। तो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको भी फेल हो गया वो भी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब मतलब कि अवाम की आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें इनके ऊपर थी कि शायद ये कुछ पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें, तो इनको देखा जाए तो इनके ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि बांग्लादेश को अलहदा करने का जो आप कह सकते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ने का इल्ज़ाम भी इनके ऊपर लगाया जाता है। लेकिन उसके ऊपर मैं एक अलग डिटेल लेक्चर डालूँगा तो वो उसकी काजेज़ या उसकी रीज़न्स को सारी को हम डिस्कस करेंगे। तो जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो गवर्नमेंट में आते हैं तो ये अवाम से ये भी वादा करते हैं कि बहुत जल्द जो है एक नया और एक बेहतरीन किस्म का आइन प्रोवाइड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो जिससे तमाम जो भी मसाइल होंगे, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ पैदा हो चुकी हैं उनको सबको दूर किया जा सकेगा। तो इस तरीके से यानी कि आप कह सकते हैं कि आखिरकार ये 14 अगस्त 1973 के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर भी कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आप कह सकते हैं कि ये कुछ रिफॉर्म्स भी लेकर आते हैं। इनका मानना ये होता है कि अगर आप कंट्री को किसी को डेवलपमेंट की तरफ करनी चाहिए तो आप एक ही पॉलिसी को अडॉप्ट ना किए रखें बल्कि उसके अंदर कुछ चेंजेस होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर ख़ास तौर पर जो वर्कर्स होते हैं जो बहुत अरसे से आप यूँ कह सकते हैं कि काम कर रहे होते हैं प्रॉपरली, ना उनकी कोई सैलरीज मुतय्यन होती हैं, जो इंडस्ट्री ऑनर्स होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप यूँ कह सकते हैं कि उनसे ज़्यादा काम लेते हैं और उनको कम सैलरी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ये आप यूँ कह सकते हैं कि पहली दफ़ा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के अंदर वर्कर्स के भी आप यूँ कह सकते हैं कि राइट्स मुतय्यन करने में इन्होंने रोल प्ले किया। इन्होंने कहा कि आप प्रॉपरली जो भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रॉफिट होता है उसके अंदर भी आप कह सकते हैं कि वर्कर्स को हिस्सा दिया जाए। पहली दफ़ा वर्कर्स के बोनस को भी मुतय्यन करवा दिया गया कि उनको जैसे सालाना लेवल के ऊपर बोनस प्रोवाइड किए जाते थे जिससे यानी कि वो अपनी एक बेहतर तरीके से आप यूँ कह सकते हैं कि ज़िंदगी गुजार सकें।
تو the objective of industrial reforms was to improve the workers condition of the workers and create a better industrial environment, کہ ایک بہترین انڈسٹریل انوائرمنٹ کو بیٹر یعنی کہ پرووائڈ کرنا تھا ٹو ری بلڈ دا کنٹریز اکانومی اینڈ فار revival and development of the industry. The workers were given proper and effective representation in the management of the industries, کہ ان کو پراپر ریپریزنٹیشن دی جائے اور ان کی افیکٹو ریپریزنٹیشن ان کو پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں. دی شیئر آف ورکرز ان دی پروفٹس آف انڈسٹریز واز انکریزڈ، کہ ان کی جو ہے ان کا ایک پراپر جب انڈسٹری کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، پرافٹ ہوتا ہے، تو اس پرافٹ میں سے ورکرز کا بھی ایک حصہ متعین ہونا چاہیے. بونس واز میڈ مینڈیٹری فار امپلائز، ان کو بونسز وغیرہ پرووائڈ کیے گئے. ہیلتھ فیسلٹیز فار ورکرز وار انکریزڈ، ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کی گئیں کہ اگر کسی کو کوئی میڈیکل ایشو ہے تو جو ہوتے ہیں انڈسٹری جو کے آنرز جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے لاگو قرار دے دیا گیا کہ وہ ان کو ہیلتھ ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے یعنی کہ میڈیکل الاؤنس بھی پرووائڈ کریں. تو اس طریقے سے یہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ان کی کام تھی. اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک اور یعنی کہ کام نیشنلائزیشن ایک پالیسی متعارف کروائی تھی، جس کے اندر انہوں نے بہت سارے جو ادارے جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پرائیویٹ لوگوں کی ملکیت میں تھے، خاص طور پہ جیسے انشورنس کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا. تقریباً 80% اس کے اوپر عام لوگ جو پرائیویٹ لوگ تھے وہ چھائے ہوئے تھے. تقریباً مطلب کہ تاریخ لکھتی ہے کہ 22 فیملیز کے لوگ تھے جو کہ آپ کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پورے ملک کا 80% انشورنس کا جو کام تھا وہ سنبھالے ہوئے تھے. تو وہ ساری چیزیں انہوں نے پرائیویٹ لوگوں سے چھین کر گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیے گئے تھے. یہ تھا بیسیکلی پرائیویٹائزیشن پالیسی. اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ایگریکلچرل ریفارمز انہوں نے کیا کی اور یا دیگر ان کی اور کون کون سی ریفارمز تھی. آج کا لیکچر ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. ڈو رائٹ یور کویسچن ان کمنٹ باکس. ہٹ دا لائک اینڈ سبسکرائب بٹن if you haven't yet. Stay tuned and اللہ حافظ.